नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और आज अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद में यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। इसके साथ ही चारधाम यात्रा 2023 की शुरुआत आज से हो चुकी है। सीएम धामी आज खरसाली में मां यमुना की डोली यात्रा में भी शामिल हुए और इस दौरान आसमान से पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खुले और इस दौरान बैंड बाजों के धुन के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते समय कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त था। तो गंगोत्री धाम के आज कपाट खुले हैं और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रही। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के नाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ये पहली पूजा की है और इसी के साथ कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की भी शुरुआत आज से हो चुकी है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जी देखिए, आज से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और पहली बार ऐसा होगा कि यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर कोई मुख्यमंत्री पहुंचा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री पहुंचे थे, खरसाली गए, पूजा पाठ की उन्होंने और जो यमुनोत्री में उन्होंने पूजा की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की है, उनके लिए की है, ताकि पूरी देश और दुनिया में खुशहाली हो, समृद्धि हो, शांति हो। मुख्यमंत्री इसके बाद गंगोत्री पहुंचे, जहां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर भी वो मौजूद रहे। आज से चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हुई है, कल ही यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। जो धामों में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के दर्शन की संख्या का निर्धारण था, उसको कल खत्म कर दिया गया है मुख्यमंत्री के निर्देशों पर। इस मुख्यमंत्री के इस फैसले का होटल स्वामी, पहाड़ में जो साधु संत समाज हैं, जो धामों में पुजारी हैं और यात्रा मार्ग से जुड़ा हर वो व्यक्ति जिससे इसकी रोजी रोटी चलती है, आजीविका चलती है, वो सभी लोग इस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री 3 दिन पहले ही संकेत दे चुके थे कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड आएगा चारधाम यात्रा में दर्शन करने, कोई भी निराश नहीं होगा, कोई भी खाली नहीं लौटेगा। और ये जो मुख्यमंत्री ने वायदा किया था, जो बात कही थी, उसे कल पूरा करके दिखाया भी है। आज ही जो राज्य के स्वास्थ्य सचिव हैं वो केदारनाथ धाम पैदल जा रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने। स्वास्थ्य सेवाओं की जो तैयारियों का दावा किया गया था उसको जमीनी हकीकत पर परखने, देखने। तो ये एक बड़ा संदेश है कि राज्य सरकार के मुखिया से लेकर अफसर चारधाम यात्रा मार्ग पर हैं, एक्टिव हैं और एक इससे पूरे देश में और विदेश तक ये मैसेज जाता है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है चारधाम यात्रा मार्ग। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अब कुछ दिनों बाद ही कई बड़े वीआईपी मेहमान भी आते यहाँ दिखेंगे। तो आज अक्षय तृतीया के अवसर पर, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। ठीक है सुदीप, आपके पास में वापस आएंगे और भी अपडेट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज क्या कुछ कहा है चारधाम यात्रा को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के नाम से यहाँ पर संकल्प हुआ है, उनके नाम से पूजा हुई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं धर्म का और संस्कृति का और हमारे धार्मिक स्थलों के उद्भव और उत्थान का समय आया है और एक नया कालखंड आया है कि सब लोगों को आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लेकिन आज धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उसी के कारण से हमारी पिछले साल की यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और इस साल की भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। भगवान हम सब पर कृपा बनाए, आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए, बिना विघ्न बाधा के हमारी यात्रा प्रारंभ हो, हमारे सभी धाम विकसित हो, हमारे धार्मिक स्थल विकसित हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। एक संख्या होगी तो उसको ठीक प्रकार से मैनेजमेंट की व्यवस्था की है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो एक लिमिटेशन थी, अभी लिमिटेशंस को हटा दी। तो गंगोत्री धाम के बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है और समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है।
वहीं माँ गंगा का मंदिर है गंगोत्री धाम, जहां से माँ गंगा प्रकट हुई। उससे पहले वो पहाड़ों में घूमती रही और उसके बाद में हम सभी के सामने आई। अक्षय तृतीया पर कपाट खोले जाते हैं गंगोत्री धाम के, और आज अक्षय तृतीया का ही मौका है जब ये कपाट खुले हैं। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए जो मंदिर के कपाट हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। 6 महीने मुखबा में होती है माँ गंगा की पूजा आराधना। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। सुदीप, इस बार आखिर सरकार की तरफ से तैयारियां तो लगभग पूरी की जा चुकी हैं चारधाम यात्रा को लेकर, लेकिन अनुमान क्या है, कितने तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं? जी देखिए, इस समय जो कल तक का आंकड़ा है 15 लाख से अधिक संख्या हो गई है ऐसे लोगों की जिन्होंने चारधाम यात्रा में आने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कराया है। जी। पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं बीते वर्ष की चारधाम यात्रा की बात करूं तो बीते वर्ष 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये अभी तक चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस वर्ष ये नंबर 50 लाख के करीब हो सकता है, क्योंकि यात्रा का जो समय है वो भी बीते वर्ष की तुलना में करीब 12 दिन बढ़ा है। और साथ ही जो राज्य सरकार की तैयारियां हैं और जिस प्रकार से चारधाम को लेकर युवाओं में उत्साह दिख रहा है, क्रेज दिख रहा है, दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ का, बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, उम्मीद यही है क्योंकि सड़कों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है, चारधाम हाईवे का भी काम तेजी से पूर्ण हुआ है, तो लोगों को पहुंचने में आसानी हो रही है। हालांकि ये भी बात सही है कि सड़कों की जितनी वाहनों की क्षमता है उससे अधिक संख्या में जब वाहन होते हैं तो थोड़ी जाम की स्थिति होती है, परंतु फिर भी सड़कों की स्थिति पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। लिहाजा यात्रियों की संख्या बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन के नंबर और सामने आएंगे और जो कल मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, मुख्यमंत्री के निर्देशों पर निर्णय हुआ कि धामों में श्रद्धालुओं की संख्या का जो प्रतिदिन दर्शन का निर्धारण था वो खत्म कर दिया गया है। इससे भी अनुमान यही है कि पूरे देश में एक संदेश गया है और अब जो लोग अब रजिस्ट्रेशन के बाद संख्या निर्धारण के आधार पर रुकने का जिन्हें डर था कि उनकी संख्या नहीं पूर्ण हुई तो उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। जो जिस भी धाम में पहुंचेगा उसे दर्शन करने का मौका मिलेगा। जी ठीक है सुदीप, आपके पास वापस आएंगे आपसे कुछ देर में और तमाम खबरों पर अपडेट्स और जानकारियां लेने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खरसाली से मां यमुना की डोली के साथ यमुनोत्री के लिए चले। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश भी की गई। पहली बार ऐसा होता देख श्रद्धालु रोमांचित थे। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ कि चारधाम यात्रियों पर आसमान से पुष्प वर्षा की गई हो। वहीं आपको बता दें कि आज दोपहर 12:41 पर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई। कपाट खुलने के बाद अब अगले 6 महीने यमुनोत्री में श्रद्धालुओं को मां यमुना और गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन प्राप्त होंगे। तो यमुनोत्री धाम के बारे में हम आपको बताते हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम स्थित है, जो कि मां यमुना का उद्गम स्थान माना जाता है। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री धाम स्थित है। वहीं यहाँ पर मां यमुना का मंदिर है, जहाँ पर भक्तजन मां यमुना के दर्शन पूजन करते हैं। यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है इस मंदिर से, तो कुछ लोग पैदल जाकर भी उस उद्गम स्थल तक जाकर के वहाँ दर्शन करके आते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया पर ही खुलते हैं। हालांकि यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट एक ही दिन खोले जाते हैं। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस दौरान 6 महीने खरसाली में ही माँ यमुना की पूजा आराधना की जाती है और 6 महीने के बाद वापस खरसाली से यमुनोत्री धाम में माँ यमुना डोली के जरिए पहुँचती हैं। खरसोली गांव में मां यमुना का मायका है, ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है। वहीं आपको बता दें कि शनि महाराज जो हैं मां यमुना के भाई। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? देखिए, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम दोनों ही धामों के कपाट आज खोल दिए गए हैं। हालांकि 5 से 6 मिनट के अंतराल पर धामों के कपाट खोले गए हैं। तो और साथ ही एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे और चारधाम यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि चारधाम के यात्रियों पर इस तरह से पुष्प वर्षा हुई हो। सुदीप।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आज। और एक और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री यमुनोत्री धाम नहीं गए हैं, और वो भी चूंकि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट एक ही दिन खुलते हैं। सामान्य तौर पर जब भी यात्रा चलती है मुख्यमंत्री दोनों धामों में पहुंचे हैं, और यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके एक राज्य सरकार ने संदेश दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर भी कायम दिखाई दी, क्योंकि इस यात्रा पर पार्टी संगठन की भी पूरी निगाह रहती है। बिल्कुल। क्योंकि इससे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मैसेज पार्टी देने की कोशिश करती है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम कपाट खुलने के बाद अब बाबा बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी है, जहां ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है वो सीधे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उनकी देखरेख में हो रहा है। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत काम शुरू हो गया है। व्यवस्था ये की जा रही है कि ये पुराने धाम अपने नेचुरल स्वरूप में तो रहे, परंतु आसपास एक अच्छी व्यवस्था डेवलप हो, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग आते हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं डेवलप की जा सकें। परंतु ये बहुत पुराने पौराणिक ऐतिहासिक स्थल हैं, लिहाजा कुछ देर से ही सही परंतु तेजी से काम हो करके केंद्र और राज्य सरकार एक बड़ा संदेश भी दे रही है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। वहीं राज्य सरकार द्वारा चारों धामों में यात्रियों की संख्या के निर्धारण की बाध्यता और ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता भी आज खत्म करने के फैसले का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार से कई बार आग्रह किया गया था कि 4 धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए, और ऑनलाइन पंजीकरण से भी तीर्थ यात्रियों को दिक्कत हो रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों की इस मांग को मान लिया। दोनों मांगे मानने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी दिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, जिसके तहत यमुनोत्री धाम में 5,500 यात्री, गंगोत्री में 9,000 यात्री, केदारनाथ में 15,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में 18,000 यात्रियों की सीमित संख्या की गई थी, जिसका विरोध स्थानीय तीर्थ पुरोहित और पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े कारोबारी कर रहे थे। और इस संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री जी से कई दौर की वार्ता भी हुई, और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए जो यात्रियों की जो चारों धामों में सीमित संख्या निर्धारित की गई थी उससे संबंधित जो वो थी वो बाध्यता समाप्त कर दी है। बद्रीनाथ के उत्तराखंड सरकार इस बार 4 धाम यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है, और साथ ही अधिकारी जमीनी हकीकत को जानने भी पहुंच रहे हैं, जिससे समय रहते सारी तैयारियां मुकम्मल की जा सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार 4 धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ग्राउंड जीरो से ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचे स्वास्थ्य सचिव ने गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड समेत अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं को परखा और अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम के अनुकूल अपने को ढालें। यदि कुछ कठिनाई आ रही है तो कुछ समय आराम कर उसके बाद ही आगे की यात्रा पर बढ़ें। उन्होंने अपील किया कि 55 साल से ज्यादा आयु के श्रद्धालु यदि शुगर, बीपी और हार्ट से संबंधित दिक्कतों से ग्रसित हैं तो उसका उल्लेख जरूर करें। साथ ही उन्होंने बताया कि 104 के माध्यम से ऐसे श्रद्धालुओं की निगरानी भी की जाएगी। अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अब जमीनी स्तर पर उतरकर जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आगे आने वाले समय में किसी भी यात्री को ना हो। जी बिल्कुल, बीते वर्ष जो यात्रा काल का अनुभव था वो बेहतर नहीं था, लिहाजा स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार कुछ दिनों पूर्व भी गए थे और बद्रीनाथ जाते वक्त जब रास्ता बंद था तो मार्ग खुलवा कर बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर गए थे। और आज भी वो सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ धाम तक पैदल निरीक्षण पर निकले हैं। ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोई स्वास्थ्य सचिव पैदल निरीक्षण कर रहा है। एक और मुख्यमंत्री जनता के बीच हैं, दूसरी ओर उनका अफसर फील्ड में है। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि सिर्फ जो निर्णय लिए गए, जो आदेश दिए गए वो बंद कमरों में नहीं हुए। उनको आदेश देने के बाद फील्ड में मौके पर क्या स्थिति है इसका खुद सेक्रेटरी लेवल का यदि अफसर जानकारी ले रहा है, मौके पर जानकारी जुटा रहा है और हालात देख रहा है तो इसका बड़े मायने हैं। और जो सेक्रेटरी से जूनियर अफसर हैं
मसलन सीएमएस, सीएमओ या एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अफसर, उनमें भी एक संदेश जाता है जी। कि काम करना पड़ेगा और जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होगा। क्योंकि केदारनाथ धाम थोड़ा सा और यमुनोत्री धाम में, इन दोनों धामों में बीते वर्ष अधिक मौतें हुई हैं, लिहाजा राज्य सरकार का स्वास्थ्य महकमा भी इन दोनों धामों पर विशेष फोकस कर रहा है। हालांकि पूरे 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून जिले के डीएम सोनिका 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंची और इस दौरान उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कंपाउंड का निरीक्षण किया। पंजीकरण केंद्र के बाहर तीर्थयात्रियों को धूप से बचाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं से संबंधित फीडबैक भी लिया। केंद्र में बंद शौचालय को भी अतिशीघ्र खोलने के निर्देश दिए। केंद्र को बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर भी पहुंची और सड़क की बदहाली देखकर उनका पारा चढ़ गया। नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या हर किसी पर एफआईआर ही करानी पड़ेगी। डीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को अप्रोच रोड को अतिशीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर भी 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा मार्गों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया। मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कितने लोग आए हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे भविष्य में क्राउड बढ़ेगा ही, तो उसी तरह से जो व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुचारू की जा सकती हैं, जैसे ये जो शेड लगा है थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बैठने की व्यवस्थाएं और कर दी जाएं जिससे खुला खुला रहे थोड़ा सा। बाकी जो हमारे ऐप है, वो जो लोग ऐप यूज़ करते हैं वो अपने भी उसको डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। मैंने कहा कि जब ज़्यादा क्राउड आने की संभावना हो तो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए। तो जैसे होटल हो गई, धर्मशाला हो गई, हमारी चेक पोस्ट हो गई, आरटीओ ऑफिस हो गए, सब जगह हम प्रचार प्रसार करेंगे कि ये जो ऐप है खुद ही डाउनलोड कर लें और रजिस्टर कर लें, जिससे इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे होगी वो मैंने देख लिया है। इस बार जो डाइवर्जन प्लान है, डाइवर्जन हम प्लान तभी करेंगे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। और वो ट्रैफिक डाइवर्जन आप जानते हैं कि आपका जो नेपाली तेरह से लेकर के फिर भाने वाले होते और सीधे यहाँ के लिए। बाकी अन्य समय पर हम चाहेंगे कि जो रूट सामान्य जो रूट है उसी रूट पर ट्रैफिक यहाँ पर आए और लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, हम उसका वो हमारी प्राथमिकता। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में हर हर शंभू फेम भजन गायिका अभिलिप्सा पांडा ने मुलाकात की। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और भजन गायिका अभिलिप्सा के माता पिता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अभिलिप्सा पांडा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मनमोहक गायकी के द्वारा संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई है, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याओं को सुना और इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित एवं अन्य समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी समस्याएं लोगों द्वारा रखी गई हैं उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याओं एवं शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज जो भी जन शिकायतें एवं समस्याओं के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं उनको समाधान के लिए शीघ्र संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी समस्याओं एवं शिकायतों पर हुई कार्रवाई का वो स्वयं भी फीडबैक लेंगे। इस अवसर पर एडीजी वी मुरुगेशन, अपर सचिव जगदीश चंद्र कांडपाल एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो सीधे तौर पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना, जो उनकी समस्याएं थी उनको सुना है। उत्तराखंड में उद्योग निवेश के लिए वैसे तो सिडकुल स्थापित है, लेकिन अब उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनाने के लिए प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक के बाद तेजी से इसमें जुट गई है। राज्य में निजी क्षेत्र से की भागीदारी से अवस्थापना विकास की योजनाओं को जमीन उतारने के लिए सरकार ये बोर्ड बना रही है। देश के 2 राज्यों में ये बोर्ड सफल साबित हुआ है। निवेश बोर्ड के अध्यक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे।
सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक अध्यादेश के जरिए तेजी से ये काम करेगा और बड़े प्रस्ताव जो राज्य सरकार को मिलेंगे उन पर भी काम होगा। बोर्ड में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। तो स्टेट्स ने इससे पहले अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बनाया है। एक तो पंजाब स्टेट ने बनाया है और दूसरा गुजरात स्टेट ने बनाया है। तो उसी मॉडल पर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना रहे हैं। इसको एक्ट के रूप में हमने बनाया था, लेकिन विधानसभा सत्र चूँकि उसकी दिन कम हो गई थी, उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो गए थे और पास नहीं हो पाए। फिर हमने उसको विड्रॉ किया और अध्यादेश के रूप में अभी हम लोग ला रहे हैं। और ये बोर्ड जब बन जाएगा तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस बोर्ड के माध्यम से ले जाएंगे। अभी मैकिन्से ग्लोबल ने कुछ होमवर्क किए हैं, उनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं इस बोर्ड के द्वारा टेकअप होना है, ये बोर्ड की प्रथम मीटिंग जब होगी उसमें तय किए जाएंगे। तो वहीं कॉर्बेट पार्क से सटे पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाके में दिन दहाड़े गाय की बछिया पर बाघ के हुए हमले के बाद से ग्रामीणों में डर है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। लोगों ने इन बाघों को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। बता दें कि रिखड़ी खाल तहसील के पापड़ी गांव में दोपहर के समय घर के पास ही बाघ ने दुधारू पशुओं के झुंड पर हमला बोल दिया। बाघ ने पशुओं के झुंड में गाय के बछिया को अपना निवाला बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी गाय ने बाघ पर हमला बोल दिया, जिसके बाद बछिया को बाघ के चंगुल से बचाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लेंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनी डांडा रिखड़ी खाल धुआकोट ब्लॉक में बाघों ने अब तक 2 व्यक्तियों को अपना निवाला बना चुका है। क्षेत्र के दर्जनों गांवों में 20 से ज्यादा मवेशियों पर जानलेवा हमला करके मौत के घाट मवेशियों को ये बाघ उतार चुका है। पूरे प्रदेश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। नैनीताल, गदरपुर, सितारगंज, विकासनगर, रुड़की, काशीपुर में मस्जिदों में ईद की खास नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि रमजान का पूरा महीना रोजे रखने के बाद मुस्लिम अब ईद मना रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज की इस त्योहार को लेकर, ईद को लेकर। रोजे का महीना समाप्त होने के बाद में ईद का ये पर्व सभी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसको लेकर के प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही किए हुए थे, ताकि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। वहीं लक्सर में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मांग नहीं मानने पर रेल कर्मचारियों ने रेल चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। 21 मई को भी रेलवे कर्मचारी एक विशाल मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार को चेताएंगे। कर्मचारी के पास बुढ़ापे का सहारा एक पुरानी पेंशन स्कीम ही थी। भारत सरकार ने 2014 में जिसको बंद कर दिया था, 2004 में बंद कर दिया था और उसको नाम दिया था नेशनल पेंशन स्कीम। तो हम लोग उस चीज से नाखुश हैं। अगर वो नेशनल पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो एमएलए और एमपी क्यों नहीं लेते उसको। तो हमारी मांग है, आज का मुद्दा है हमारा कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। कर्मचारी वापस लाना है, जो कि 1 अप्रैल 2005 से माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बंद कर दी गई थी, जिसमें कि हमारे कर्मचारियों को जो हमारा सुरक्षित, जो पुरानी पेंशन में सुरक्षित भविष्य है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी पेंशन से खुद ही 10% काटा जा रहा है नई पेंशन स्कीम में, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है और आफ्टर रिटायरमेंट कर्मचारी को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। वो एक शेयर बाजार आधारित स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। रुड़की भगवानपुर विधायक और पूर्व विधायक के बीच में नोकझोंक हुई है। आपको बता दें, भगवानपुर ब्लॉक में बीडीसी बैठक के दौरान ये नोकझोंक हुई, जहां एमएलए ममता राकेश और देशराज कर्णवाल के बीच नोकझोंक पूरी हुई है। बीडीसी बैठक के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। विकास कार्यों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो बीडीसी बैठक के दौरान जमकर ये हंगामा आज हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रुड़की में ये बैठक थी। विकास कार्यों को लेकर सवाल दरअसल उठते रहे हैं। भगवानपुर विधायक और पूर्व विधायक के बीच में ये नोकझोंक का पूरा मामला सामने आया।
बीडीसी के प्रस्ताव से गांव में उनके हिसाब से जिस दिन कुछ पूछते ना ना गांव में जिस दिन काम सब पार्टी को एक मिनट उपस्थित हो वहाँ पे विधायक जी एक मिनट ठीक है ना। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।